बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। तीसरा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन आज से 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत 54 देश करेंगे शिरकत। भारत ने की सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी देशों के भी प्रतिनिधित्व की जोरदार वकालत। चुनाव आयोग से मन की बात कार्यक्रम की शिकायत करेगा महागठबंधन। लोक लुभावन वादों को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। प्रधानमंत्री ने छोटे पदों के लिए सीधी भर्ती का किया था ऐलान। बिहार में तीसरे दौर के चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे थमेगा प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 2 रैलियां। चौथे दौर के लिए राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद गीता की वतन वापसी। अब से कुछ देर में कराची से पहुंचेगी दिल्ली। समझौता एक्सप्रेस के जरिए भटककर पहुंची थी सीमा पार। और दक्षिण अफ्रीका ने 3-2 से जीती वनडे सीरीज। मुंबई वनडे में 214 रन के बड़े अंतर से हारी टीम इंडिया। 5 नवंबर से शुरू होगी टेस्ट सीरीज। इंडिया अफ्रीका फोरम का तीसरा शिखर सम्मेलन आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में भारत और सभी 54 अफ्रीकी देशों के विदेश सचिवों के अलावा अफ्रीकन यूनियन के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। इसे राष्ट्राध्यक्षों के बीच होने वाले मुख्य शिखर सम्मेलन में होने वाले समझौते को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित किया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के साथ साथ अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधित्व की फिर से पुरजोर वकालत की है। इंडिया अफ्रीका फोरम के शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 4 दिनों तक चलने वाले शिखर सम्मेलन में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच जहां व्यापार और निवेश की संभावनाओं को तलाशा जाएगा, वहीं वैश्विक कूटनीति में भी इसका दूरगामी असर होगा। इस आधिकारिक स्तर के सम्मेलन के पहले रविवार को दिल्ली के शांति पथ में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रोज गार्डन का उद्घाटन करके इसे भारत अफ्रीका मैत्री के नाम पर समर्पित किया। Forums like this distinguished gathering of the India-Africa Editors Forum, comprising senior journalists, reporters and editors from India and Africa, enable us not only to dispassionately reflect on the past, but also to define the road ahead, in tune with the times we live in. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की भी पुरजोर वकालत की। इस बीच सम्मेलन में शामिल होने आए अफ्रीकी पत्रकारों को भी सरकार ने भारत को समझने का मौका दिया। We would work to bringing about a positive, the true picture, not only positive, but the true picture of both countries. This will help us to forge people-to-people relationship. भारत और अफ्रीका के देशों के बीच सीधा संवाद और सहयोग बढ़ाने के लिए भारत अफ्रीका फोरम समिट की स्थापना की गई है। अगले 4 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां खुद सामूहिक तौर पर और अलग अलग अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे, वहीं दोनों देशों के अधिकारियों के बीच भी एक दूसरे को ठीक से समझने का मौका मिलेगा। भारत के संवाददाता अफ्रीका में और अफ्रीका के संवाददाता भारत में न्यूनतम है, लेकिन दोनों इस बात को महसूस करते हैं कि चूंकि पश्चिमी मीडिया के माध्यम से दोनों एक दूसरे को जानते और समझते हैं, इसलिए दोनों की नकारात्मक छवि पेश होती है। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के बाद क्या हम आशा करें कि दोनों में एक दूसरे की मीडिया का प्रसार होगा? राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। राज्यसभा टीवी तीसरे भारत अफ्रीका सम्मेलन का विशेष कवरेज कर रहा है। भारत और अफ्रीका के संबंधों पर आप 30 अक्टूबर तक शाम 5 से 6 बजे तक इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इंसानियत की विरासत सदियों पुरानी गांधी ने जानी, मंडेला ने पहचानी, दुनिया ने देखी नई कहानी। I consider Pan-African E-Network program is a good example of fulfilling the international social responsibility. सिर्फ राज्यसभा टीवी पर भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2015 23 से 30 अक्टूबर तक शाम 5 से 6 बजे। कुछ और खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटी नौकरियों की भर्ती में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अगले साल से इंटरव्यू खत्म करने का ऐलान किया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बताया कि इसके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने धार्मिक और जातीय विविधता को भारत की पहचान बताया और लोगों से एकता के मंत्र को आगे बढ़ाने की अपील भी की। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर जनता से रूबरू हुए तो केंद्र सरकार में छोटे पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू खत्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से ग्रुप बी, सी और डी के अराजपत्रित पदों के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। सरकार ने सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली और केंद्र सरकार के ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड पदों में अब भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। 1 जनवरी 2016 ये लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने अंगदान की अहमियत बताते हुए कहा कि अंगदान को उत्सव बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती का उल्लेख करते हुए देश की विविधता पर बल दिया। साथ ही शांति, सद्भावना और एकता को विकास के लिए जरूरी बताया। अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय, अनेक बोली, अनेक जाति, अनेक पहरवेश, कितनी विविधताओं से भरा हुआ अपना भारत देश, और ये विविधता ही तो है जिसके कारण हमारी शोभा है। और इसलिए विविधता ही एकता का मंत्र है। शांति, सद्भावना, एकता, यही तो विकास की जड़ी बूटी है। प्रधानमंत्री ने आज से शुरू हो रहे तीसरे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए अफ्रीका और भारत की समानताएं गिनाई। उन्होंने जल्द शुरू होने वाली नई सरकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सरकार अशोक चक्र वाला 5 ग्राम और 10 ग्राम सोने का सिक्का ला रही है। उन्होंने आदर्श ग्राम योजना के लिए देश के कई सांसदों की कोशिशों की तारीफ की, तो स्वच्छता अभियान का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने लोगों को दीपावली की बधाई दी और उसके बाद सफाई रखने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं महागठबंधन का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जेडीयू और कांग्रेस ने कहा कि ग्रुप बी, सी और डी में अगले साल से साक्षात्कार खत्म करने का ऐलान आचार संहिता का उल्लंघन है। महागठबंधन के दल आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर इस बारे में शिकायत भी दर्ज कराएंगे। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने फिर से आपत्ति जताई है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी, राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री पर बिहार चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार मन की बात कार्यक्रम में जनता को लुभाने वाली घोषणाएं और वादे कर रहे हैं। बी, सी, डी की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके लिए समाप्त किए जाते हैं और सब नौकरियां मेरिट के आधार पर होंगी। इट मीन्स इट इज ए गुड बाय टू द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेड फॉर एससी, एसटी बैकवर्ड्स। जेडीयू और कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। इन दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग एनडीए नेताओं के आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को नजरअंदाज कर रहा है। ऐसा लगता है कि ना तो बड़े मोदी और ना छोटे मोदी को कोई भी कानून का भय है। जब इलेक्शन कमीशन ही नज़रअंदाजी करते जा रहे हैं तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पर्पस तकरीबन समाप्त हो जाता है। इससे पहले भी महागठबंधन ने मन की बात कार्यक्रम पर आपत्ति जताई थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और आपको बताएं कि तीसरे दौर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो तीसरे दौर में 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकेंगी। शाम 5 बजे प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार घर घर दस्तक देकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव के इस दौर में वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस दौर की 50 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तीसरे चरण में पटना जिले में सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं, सारण में 10, वैशाली में 8, नालंदा और भोजपुर में 7-7 और बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं।
और बिहार चुनाव के तीसरे और चौथे दौर के प्रचार की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बक्सर और सीवान में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। बक्सर में तीसरे दौर में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए बक्सर में आज प्रचार का आखिरी दिन है, जबकि सीवान में चौथे दौर के लिए 1 नवंबर को वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी के कई नेता और केंद्रीय मंत्री भी आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने बिहार चुनाव के बाकी बचे 3 दौर के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियों के कार्यक्रम बनाए हैं। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज बिहार में धुआंधार प्रचार करेंगे। राहुल गांधी आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में चौथे चरण में 1 नवंबर के दिन वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली, सड़क, पानी के साथ युवाओं को शिक्षा और रोजगार मुहैया कराने को बिहार के विकास के लिए 6 सूत्रीय कार्यक्रम करार दिया है। उन्होंने रविवार को बिहार में एक के बाद एक 4 रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बिहार के पिछड़ेपन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने महागठबंधन को महास्वार्थ बंधन करार दिया। बिहार में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रचार में पूरी ताकत झोंकते नजर आए। छपरा में अपनी रैली में उन्होंने बिहार के पिछड़ेपन और नौजवानों के पलायन का मुद्दा उठाया और इसके लिए बीते 25 सालों की सरकारों को जिम्मेदार बताया। आज हिंदुस्तान में किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा गांव बिजली अगर नहीं पहुंची है तो ये गांव प्रदेश का नाम है बिहार। ये इनके 25 साल के कुशासन का परिणाम है, बड़े भाई छोटे भाई के कुशासन का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर 6 सूत्री कार्यक्रम के जरिए बिहार की समस्या को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत बिजली, सड़क, पानी के साथ युवाओं को रोजगार, पढ़ाई और बुजुर्गों को दवाई मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने महागठबंधन के दलों पर भी जमकर निशाना साधा। लोकतंत्र जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चलता है। लोकतंत्र जंतर मंतर से नहीं चलता है। ये 18वीं शताब्दी की मानसिकता लेकर के 21वीं सदी के नौजवान का भला कर पाएंगे? कर पाएंगे मेरे दोस्तों? और इससे समय की मांग है कि इस बार बिहार में ऐसे लोगों को चुन चुन करके साफ कर दो भाइयों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा के बाद हाजीपुर, नालंदा और पटना में भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। ये वो इलाके हैं जहां तीसरे चरण के तहत 28 तारीख को मतदान होना है। इस दौर में 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिसमें पटना की 14, सारण की 10, वैशाली की 8, नालंदा और भोजपुर की 7 सीटें और बक्सर की 4 सीट शामिल हैं। कृति मिश्रा के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ वादा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से पूछा है कि काले धन पर जनता से किए गए वादे का क्या हुआ। युवाओं को रोजगार और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा प्रधानमंत्री ने अब तक क्यों नहीं पूरा किया। नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को हार का अंदेशा है, इसलिए पार्टी और पार्टी के नेता हताश हो गए हैं। कौन काम कर रहे हैं आज के लिए? या तो प्रधानमंत्री बनने के बाद या तो विदेश जाते हैं और नहीं तो चुनाव यात्रा पर निकलते हैं। समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इन्होंने जो वायदे किए उसको तो नहीं ही पूरा किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने अमित शाह के उस बयान को आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में कोई दलित या महादलित सीएम नहीं बनेगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी दलित और महादलित दोनों को धोखा दे रही है। लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर भी एनडीए को एक बार फिर घेरने की कोशिश की। अमित शाह ने सर कहा है कि कोई दलित या महादलित या मांझी सीएम नहीं होंगे। तो उसका वही चरित्र है बीजेपी का, आरएसएस का। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर पार्टी से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से प्रचार से दूर नहीं हैं। वो चाहते हैं कि चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करें। उन्होंने स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ पार्टी के बड़े नेताओं को गलत जानकारी दी गई है।
हालांकि उन्होंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। और आइए तमाम बिहार चुनाव से जुड़ी सरगर्मियों पर बात करते हैं। बेतिया में मौजूद हमारे संवाददाता रवीन सिंह शुरान से। रवीन, पहले मन की बात कार्यक्रम पर शिकायत से जुड़ा सवाल। मन बना लिया है महागठबंधन ने कि वो चुनाव आयोग से शिकायत करेगा, और क्या ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ी मुश्किल हो सकती है इस कार्यक्रम को लेकर सरकार और बीजेपी को? जी देखिए, क्योंकि मन की बात प्रोग्राम जब चुनाव की घोषणा, बिहार चुनाव की घोषणा की गई थी, उस वक्त भी महागठबंधन के नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि मन की कार्यक्रम जो है वो वोटर्स को लुभा सकता है या उन पर असर डाल सकता है किसी तरह का। इसलिए प्रधानमंत्री को इस मन की बात कार्यक्रम करने से रोका जाना चाहिए और इसका प्रसारण बंद होना चाहिए जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। तब जो है चुनाव आयोग ने तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांग को खारिज कर दिया था और मन की बात कार्यक्रम करने के लिए प्रधानमंत्री को इजाजत दे दी थी। अब जो है मामला फिर से, क्योंकि इस बार जो है छात्रों को ये कहा गया है कि साक्षात्कार जो है वो कुछ श्रेणी के जो कर्मचारियों को भर्ती की जाएगी उसमें नहीं होगा। इस बात को यहाँ के जो नेता हैं वो मान रहे हैं कि कहीं न कहीं ये बिहार के जो छात्र हैं उनको लुभाने का एक तरीका है कि मेरिट के आधार पर किया जाएगा और आरक्षण की तरफ भी कहीं न कहीं ये जो है इशारा कर रहा है। तो इस बात को लेकर एक बार फिर से शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं और चुनाव आयोग में पर ये इल्जाम भी लगातार जो है महागठबंधन की तरफ लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी को कुछ पक्ष कर रहा है या जो केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनको कुछ पक्षपात की नजर से देख रहा है और इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो ऐसे में आज जो शिकायत दर्ज कराई जाएगी अहम शिकायत होगी और ये मामला वोटर्स को लुभाने का है कि नहीं है, इस पर भी चुनाव आयोग अपना कोई हाँ रवीन, जिस तरह चलिए ठीक है, अब अगले प्रचार पर आते हैं। आज आखिरी दिन है तीसरे दौर के प्रचार के लिए और जिस तरह की ताकत सभी दल झोंक रहे हैं, हम माने कि एक बड़ी प्रयोगशाला बिहार हमें इस बार दिखाई दे रहा है। इतनी धुआंधार रैलियां तमाम बड़े बड़े नेताओं की हो रही है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ साफ हो पाया है? जी प्रीति, भारतीय राजनीति में बिहार हमेशा से एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला के रूप में देखा गया है, चाहे वो हिंदुस्तान या विश्व को लोकशाही देने की बात हो या फिर जेपी और लोहिया के आंदोलन और कर्मभूमि की बात हो। इस बार भी चुनाव जो है बहुत नए सिरे का चुनाव है, नया गठबंधन बने हैं दोनों तरफ से और तीसरा, चौथा और पांचवा सबसे अहम दौर इन तीनों को देखा जा रहा है क्योंकि करीब 150 सीटें इन तीनों चरण में आती हैं और पूरा प्रचार के लिए जोर लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद जो है बीजेपी के प्रचार को लीड कर रहे हैं और एक के बाद एक 3 दिन लगातार रैलियां कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने 4 रैलियों को संबोधित किया, आज 2 का कार्यक्रम है और कल भी जो है 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में और अखिलेश यादव है, मुलायम सिंह यादव जो तीसरे मोर्चे के नेता, वो लोग भी रैलियां कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ने भी पूरा जोर लगा दिया है, कल 8 रैलियों को संबोधित किया। जी, यानी एनडीए ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि कहा जाए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने, तीसरे मोर्चे के भी तमाम बड़े नाम हैं जो आज हमें चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली में सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। दिल्ली सरकार से आश्वासन मिलने के बाद एमसीडी के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कल खत्म कर दी। दिल्ली प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने फिलहाल उनकी मांगें मान ली हैं, इसलिए उन्होंने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने मांगे पूरी न होने पर फिर से काम ठप्प करने की बात कही है। वेतन बढ़ोतरी समेत 17 मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने 3 दिन तक काम बंद किया था। बहुत सारी डिमांड्स हमारी थी इसके अंदर, लेकिन सबको माना गया है सही तरीके से और 1100 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार की ओर से निगम को देने की घोषणा की गई है। आने वाले त्यौहार को ध्यान में देखते हुए प्लस जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें इस वक्त वापस लेनी पड़ी है। दिल्ली की जनता के हितों का ख्याल रखते हुए और अपने सफाई कर्मचारी भाइयों का ख्याल रखते हुए सरकार से संगठन बात करेगा और हमें विश्वास है कि सरकार उस दिशा में पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी कि जो बाकी की बची हुई राशि है वो दिसंबर के महीने में रिलीज कर दी जाए। और बात गीता की वापसी की करते हैं। करीब 1 दशक पहले गलती से सीमा पार पाकिस्तान पहुंची गीता की आज वतन वापसी हो रही है। गीता आपसे कुछ ही देर बाद करीब 10:20 पर कराची से दिल्ली पहुंचेगी।
डीएनए टेस्ट के बाद ही गीता को उसके परिजनों को सौंपा जाएगा। बीते करीब 10 साल से कराची का एदी बिल्किस फाउंडेशन गीता की देखभाल कर रहा था। गीता के लिए आज का दिन 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आया है। गीता आज एदी फाउंडेशन के मेंबर्स के साथ भारत पहुंच रही है। दोनों मुल्कों की ओर से गीता को अपने परिवार से मिलने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा पाकिस्तान उच्चायोग के राजनयिक भी गीता की अगवानी करेंगे। 2 तारीख को गीता को छोड़ के मैडम एदी परिवार के दूसरे सदस्य वापस आ जाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम ये है कि गीता जी का जो परिवार है उस परिवार को सौंपने से पहले इनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। हालांकि गीता की परिवार वापसी का सारा दारोमदार डीएनए परीक्षण पर टिका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि अगर गीता का डीएनए उसके परिवार के साथ मैच नहीं हो पाया तो उसे सुरक्षित आश्रम में रखा जाएगा। लेकिन बिहार के रहने वाले जनार्दन महतो को अपनी बेटी का बेसब्री से इंतजार है। डीएनए टेस्ट करे चाहे जो भी करे, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मेरा बच्चा है तो हम कहाँ जाएंगे। मेरा डीएनए भी टेस्ट कर लेगा तो भी मैं पास हूँ। गीता के साथ एदी फाउंडेशन के सदस्य भी आ रहे हैं। उन्हें गीता को उसके परिवार से मिलाने का संतोष है। 12 साल से हमारे पास थी, हमारे बच्चों की तरह थी, हमसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश भी थी। मगर इसको जाना था अपने वतन। हम खुश हैं कि ये अपने असल जगह पे ये जा रही है। गीता की जिंदगी करीब 10 साल पहले उस वक्त बदल गई थी जब वो पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड्स को लाहौर के पास मिली थी। तब से वो एदी के यतीमखाने में ही रह रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुलमर्ग में बर्फबारी के नजारे। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। छात्रों की चिंता और विरोध के बीच सरकार ने कहा है कि गैर नेट छात्रवृत्ति कार्यक्रम जारी रहेगा। नेट और गैर नेट छात्रवृत्तियों के मुद्दे पर विचार के लिए समीक्षा समिति बनाई गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कल रात जारी बयान में ये बात कही। समीक्षा समिति दिसंबर 2015 तक मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। बयान में यह भी कहा गया कि समीक्षा समिति की सिफारिशें कुछ भी हों, नेट और गैर नेट की सभी मौजूदा छात्रवृत्तियां जारी रहेंगी और पिछली तारीख से कोई बदलाव नहीं होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि छात्रवृत्तियां अब बंद नहीं होंगी। इससे पहले उन्होंने अपने आवास पर दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के प्रतिनिधियों समेत 8 सदस्य प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को सूखे के संकट से उबारने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि किसानों से कर्ज वसूली फिलहाल टाल दी गई है और ब्याज की राशि भी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों के मुआवजे के साथ साथ फसल बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। साथ ही खराब फसलों से परेशान किसानों को 1 साल तक राशन सामग्री भी प्रदान की जाएगी। राज्य में बारिश नहीं होने की वजह से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। राज्य सरकार अब तक कुल 23 जिलों की 141 तहसील को सूखाग्रस्त घोषित कर चुकी है। फसल भी खराब हुई है, विशेषकर सोयाबीन को, उड़द को, मूंग को भारी नुकसान पहुंचा है। खेती के लिए संकट का समय, लेकिन संकट के समय में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से गोलीबारी और संघर्ष विरामोल्लंघन का सिलसिला थम नहीं रहा है। कल शाम लगातार तीसरे दिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने कठुआ और सांभा में गोलीबारी की। पाकिस्तानी रेंजर्स ने सबसे पहले सांभा सेक्टर में फायरिंग की। यहां 82 mm की मोर्टार और भारी मशीन गन से बीएसएफ के 30 पोस्ट को निशाना बनाया गया। बाद में हीरानगर, कठुआ और रामगढ़ सेक्टर में भी पाकिस्तानी गोलीबारी शुरू हुई। यह सिलसिला बीती रात भी जारी रहा। रिहायशी इलाकों को भी गोलीबारी में निशाना बनाया गया, जिसमें 5 लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की इस उकसावे वाली कार्रवाई का बीएसएफ ने भी माकूल जवाब दिया। फायरिंग बहुत ज़्यादा है। ये जो बॉर्डर है, मतलब सदो है,
बैंगलोर है, इधर मंगू चक है, ये सारा बॉर्डर फायर शुरू हो रहा है। इस टाइम भी बहुत ज़बरदस्त गोलाबारी हो रहा है। लोग घरों में छपे हुए हैं, नहीं बाहर निकल रहे, क्योंकि कल भी लोग जो बाहर निकले थे, कई लोग जख्मी हो गए हैं, कई गाड़ियां जल गई हैं जिनके ऊपर बम वगैरह पाकिस्तान से बरसे गए हैं। बात कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। नेपाल में नए संविधान का विरोध कर रहे मधेसियों का आंदोलन अब एक बार फिर तेज हो गया है। नेपाल के मधेसियों से बातचीत की पेशकश के बीच कल 2 प्रमुख मधेसी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलनकारियों की संघर्ष समिति के सलाहकार सत्यनारायण यादव और आंदोलनरत तराई मधेसी डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला सदस्य रोशन यादव को दक्षिण नेपाल के सिरहा जिले से गिरफ्तार किया गया है। उन पर जबरन बाजार बंद कराने का आरोप है। इस बीच ज्वाइंट डेमोक्रेटिक मधेसी फ्रंट ने बंद का आह्वान कर दिया है। बंद का उल्लंघन करने पर दक्षिणी नेपाल में आंदोलनकारियों ने कुछ गाड़ियों में आग भी लगा दी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने इराक पर हमले के लिए पहली बार सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। उन्होंने माना कि इराक पर हमला ही वहां आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के पनपने की वजह बना। CNN को दिए गए इंटरव्यू में ब्लेयर ने कहा कि 2003 में सद्दाम शासन के खिलाफ किए गए हमले के लिए वो शर्मिंदा है। उन्होंने माना कि हमले का फैसला गलत था और कई खुफिया जानकारियां गलत साबित हुई। उन्होंने ये बात इराक में व्यापक विनाश के हथियार नहीं मिलने के मामले पर कही। अमेरिका के साथ इस लड़ाई में साथ देने के लिए ब्लेयर को अपने देश में भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। अमेरिकी हमले में सद्दाम हुसैन की सत्ता तो पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद से अब तक जारी हिंसा में करीब 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। वहीं ब्लेयर के इस बयान पर सवाल भी उठ रहे हैं कि उन्होंने आखिर किसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर या अखबार की जगह अमेरिकी ब्रॉडकास्टर क्यों चुना। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 48 घंटे में बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग और राजौरी इलाके में शनिवार से सामान्य से भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ आए टूरिस्ट जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उधर पुंछ और राजौरी जिले को जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर जगह जगह बर्फ जमा होने से गाड़ियां जहां तहां रुक गई हैं। इससे रोजमर्रा की जरूरी चीजों को पहुंचाने में भी दिक्कत हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ रही है। मौसम विभाग ने पंजाब के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे में बारिश की आशंका भी जताई है। बात क्रिकेट की। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से वनडे सीरीज 3-2 से जीत ली है। मुंबई में कल खेले गए 5वें और निर्णायक वनडे में दक्षिण अफ्रीका के 439 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने भारतीय टीम 224 रनों पर ही ढेर हो गई। घरेलू मैदान पर टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने भारत में पहली बार किसी वनडे सीरीज पर कब्जा जमाया है। क्विंटन डिकॉक को मैन ऑफ द मैच और एबी डिविलियर्स को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 3 शतकों की बदौलत 4 विकेट पर 50 ओवर में 438 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 109 रन बनाकर शानदार शुरुआत दी, तो डुप्लेसिस शानदार 133 रन बनाकर 44वें ओवर में रिटायर्ड हर्ट हो गए। इसके बाद डिविलियर्स ने भी चौको छक्कों की बरसात कर दी और 57 गेंदों में शतक पूरा किया। 47वें ओवर में वो 119 रन बनाकर आउट हुए। पूरी पारी में भारतीय गेंदबाज बेअसर नजर आए। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार सबसे महंगे साबित हुए। उन्होंने 10 ओवर में 1 विकेट लेकर 106 रन दिए। जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। रोहित शर्मा 5वें ही ओवर में 16 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली सिर्फ 7 रन ही बना पाए। धवन ने जरूर चौकों की बरसात की, लेकिन 23वें ओवर में 60 रन बनाकर अमला को कैच दे बैठे। रैना आए पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। अजिंक्य रहाणे ने 58 गेंदों में 87 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन मैच में अहम मौके पर 27वें ओवर में वे डेल स्टेन का शिकार हो गए। इसके बाद कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाया और पूरी भारतीय टीम 224 रन पर ढेर हो गई। मुंबई में मिली इस मात के साथ टीम इंडिया T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज भी मेहमान टीम के हाथों गंवा बैठी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
तीसरा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन आज से 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत 54 देश करेंगे शिरकत। भारत ने की सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी देशों के भी प्रतिनिधित्व की जोरदार वकालत। चुनाव आयोग से मन की बात कार्यक्रम की दोबारा शिकायत करेगा महागठबंधन। लोक लुभावन वादों को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। प्रधानमंत्री ने छोटे पदों के लिए सीधी भर्ती का किया था ऐलान। बिहार में तीसरे दौर के चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे थमेगा प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 2 रैलियां। चौथे दौर के लिए राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद गीता की वतन वापसी। अब से कुछ देर में कराची से पहुंचेगी दिल्ली। समझौता एक्सप्रेस के जरिए भटक कर पहुंची थी सीमा पार। और दक्षिण अफ्रीका ने 3-2 से जीती वनडे सीरीज। मुंबई वनडे में 214 रन के बड़े अंतर से हारी टीम इंडिया। 5 नवंबर से शुरू होगी टेस्ट सीरीज।